लॉर्ड विलियम बेटिक जुलाई 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इसके पहले जहां तक उनके अनुभवों की बात है, उन्होंने नेपोलियन के अगेंस्ट नॉर्थ इटली में युद्ध भी लड़ा था तथा भारत से उनके संबंधों की बात है 1803 में वे मद्रास के गवर्नर के पद पे कार्य कर चुके थे। और जब विलियम बेटिक मद्रास के गवर्नर थे, उस समय 1806 में वेल्लोर के सैनिक विद्रोह की घटना के कारण इनको पुनः वापस बुला लिया गया था तथा 1828 में लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद अगले गवर्नर जनरल की खोज हुई तो उसमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेटिक के रूप में उन्हें मिला। कट्टर व्हिग यानी उदारवादी के रूप में भी विलियम बेटिक को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। और इनके समय में जो 1833 का एक्ट आया, उसमें यह कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस तरह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी हम लोग लॉर्ड विलियम बेटिक को जानते हैं। उसने जिस तरह के रिफॉर्म्स भारत में अपने कार्यकाल के दौरान किए, उसके कारण उसकी विशिष्टता या उसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। विलियम बेटिक के समय में हमारे देश में सती प्रथा का चलन था। यह प्रथा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विद्यमान रही। रामायण में भी, महाभारत में भी इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जहां तक इतिहास की बात है, कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने भारतीय समाज की इस परंपरा को हटाने और मिटाने के लिए प्रयास किया। सती का मतलब होता है पवित्र और सच्चरित्र नारी। विवाह को हिंदू धर्म में एक संस्कार का दर्जा दिया गया है तथा पति और पत्नी के संबंध को आत्माओं का संबंध माना गया। इस नाते पति के देहावसान के उपरांत पत्नी भी उसकी चिता में जाकर अपने प्राण त्यागती थी। लेकिन यह मानवीय था, क्योंकि कई ऐसे मामले भी देखने को मिले कि स्त्री को उसकी इच्छा नहीं होने के बावजूद मादक द्रव्य पिलाकर अचेत अवस्था में चिता में धकेल दिया जाता था। और मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल गलत था। लेकिन समाज के एक विशिष्ट वर्ग ने एक ऐसी भ्रांति लोगों के मन में फैला दी थी कि अगर स्त्री सती होगी तो उसके पति के 5 पीढ़ी को स्वर्ग मिलेगा। इस नाते लोग परंपरावादी होने के कारण इस प्रथा को फॉलो कर रहे थे। जिस प्रथा का, जिस ट्रेंड का जुड़ाव धर्म से होता है, उसको एकाएक नकारा नहीं जा सकता। लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वीकार करते चले जाते हैं। मुगल शासन काल में अकबर ने इस दिशा में थोड़ा बहुत सोचा और उसने प्रयास भी किए, लेकिन शासक इस्लामिक था, शासित होने वाला वर्ग हिंदू था, इसलिए अकबर का कोई विशेष प्रभाव जनसाधारण पर नहीं पड़ा। मुगलों के पतन के बाद जब मराठों का शासन आया तो उन्होंने भी सती प्रथा पर निषेध कायम करने के प्रयास किए। दक्कन में जब यूरोपियंस आए, पुर्तगीज लोग आए, उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ तो कुछ गवर्नर जनरलों ने, जिनमें कॉर्नवालिस का नाम मुख्य रूप से आता है, लॉर्ड मिंटो का नाम आता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आता है, इन लोगों ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिली।
विलियम बेटिक को इसलिए सफलता मिली कि तत्कालीन समय में जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग था वह भी विलियम बेटिक के साथ आया। राजा राम मोहन राय की भाभी को सती किया गया था और इस वजह से उन्होंने अनेक आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में प्रकाशित कराए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि यह प्रथा समाज से मिटना चाहिए। राजा साहब, देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से विलियम बेटिक को भी संबल मिला और उसने दिसंबर 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को बैन किया। कहा कि जो भी व्यक्ति स्त्री को सती करने में सहभागी होगा उस पर हत्या का अपराध दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया गया। तदनंतर 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसको लागू कर दिया गया। इस तरह आज जब हम सती प्रथा के बारे में सोचते हैं और इस पर प्रतिबंध की बात को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि विलियम बेटिक ने जो कदम उठाए बहुत अच्छा कदम था, बहुत ही मानवीय कदम था और इसके पहले जो स्त्रियों को सती किया गया वह बेहद अमानवीय कृत्य था। तत्कालीन समय में कुछ विरोध हुआ भी रहा होगा, लेकिन इसे सख्ती के साथ लागू करने का श्रेय विलियम बेटिक को दिया जाता है। विलियम बेटिक ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, वह यह था ठगों का उन्मूलन। ठग से तात्पर्य है डाकू और हत्यारे। ये लोग राहगीरों को लूटते थे, निर्दोष लोग की हत्या करते थे और उनके सामान को प्राप्त कर लेते थे। ये ठग लोग अलग अलग कार्यों में महारत प्राप्त किए हुए थे। कुछ लोग रुमाल का फंदा बनाने में, कुछ लोग सूचना देने में कि इधर से राहगीर आ रहे हैं, फांसी लगाने में, लाश को ठिकाने लगाने में और उनके सामान को लूटने में। ये लोग काली या भवानी की पूजा किया करते थे और इनका आतंक इतना बढ़ गया था कि कई मार्ग असुरक्षित हो गए थे। अवध से हैदराबाद जाने वाला मार्ग, राजपूताना के कई क्षेत्र, बुंदेलखंड के कई क्षेत्र और सती प्रथा में भले जनता विलियम बेटिक के साथ पूर्ण रूपेण नहीं रही, लेकिन जब ठगों का उन्मूलन किया गया इसमें जनता का साथ विलियम बेटिक को मिला और उन्होंने कर्नल स्लीमैन को इस कार्य में लगाया तथा लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया और उन्हें दंडित किया। भारत में कंपनी के राज्य में सरकारी सेवाओं में भेदभाव होता था, उसका अंत भी विलियम बेटिक के शासनकाल में हुआ। 1838 की धारा 87 में यह कहा गया कि अब रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति को पद से वंचित नहीं किया जाएगा। लॉर्ड विलियम बेटिक के समय में जो न्यूज़पेपर्स भारत में प्रकाशित होते थे उनके प्रति भी विलियम बेटिक ने उदार नीति अपनाई, क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि न्यूज़पेपर्स एक सेफ्टी वाल्व की भूमिका, एक सुरक्षा नली की भूमिका निभाते हैं। जनता की क्या डिमांड है, जनता में किस प्रकार का असंतोष है, इसकी जानकारी शासक वर्ग तक समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचती है। इसलिए विलियम बेटिक ने अपने समय में समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति अपनाई और वे समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के पक्ष में। इसके समय में शैक्षिक सुधार भी हुआ। हम लोग भारत में जब पाश्चात्य शिक्षा के विकास की बात करते हैं तब मुख्य रूप से मैकाले की शिक्षा नीति आती है जो विलियम बेटिक के समय में शुरू हुई थी। उस समय की आवश्यकता थी ऐसा वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग से भारतीय हो, लेकिन आचार विचार, रहन सहन
और बुद्धि से वे अंग्रेज हों। इंग्लिश मैन बट मेड इन इंडिया, ये इस तर्ज पर ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने के लिए क्लर्क की जरूरत थी और इस निमित्त उन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर शुरू किया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले की यह शिक्षा नीति आई, जिसे 7 मार्च सन 1835 को अनुमोदित कर दिया गया। एल्फिंस्टन की यह मान्यता थी कि अगर हमको समाज में सुधार लाना है तो इसका सबसे प्रभावशाली मार्ग शिक्षा ही हो सकता है। शिक्षा यानी एजुकेशन का अर्थ बड़ा व्यापक है। एक स्थान पर मुझे पढ़ने को मिला कि ई फॉर एटिट्यूड, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सी फॉर क्रिएटिविटी, ए फॉर अवेयरनेस, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आई फॉर इंटीग्रिटी, ओ फॉर ऑप्टिमिज्म और एन फॉर नोबिलिटी। इतने अर्थ एजुकेशन के निकाले जा सकते हैं। और शिक्षा किस तरह का प्रभावशाली मार्ग हो सकता है, उसका अनुभव आज हम भली भांति कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक शिक्षा नीति, भले ही इसमें इनका स्वार्थ रहा हो, लेकिन एक सूत्रपात तो इन्होंने किया, एक शुरुआत तो इन्होंने किया और इसके मार्फत भारतीय शिक्षित तो हुए। एक महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ। इसके अलावा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी इन्होंने किया, क्योंकि जब विलियम बेंटिक ने कार्यभार संभाला उस समय राजकोष बिल्कुल रिक्त था। कारण यह था कि 1824 to 6 वर्मा युद्ध हुआ था, उसमें धन खर्च हुआ था और भी अन्य मामले रहे होंगे, आय के सोर्स अच्छे नहीं रहे होंगे। इसलिए इसके समय में जब 1828 का हम आंकड़ा देखते हैं तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि आय कम था और व्यय ज्यादा था। इसने अनेक क्षेत्रों में जहां मितव्ययिता बरती, वहीं सैनिक और असैनिक कार्यों में जो भत्ते दिए जा रहे थे उसमें भी इसने बड़ी कटौती की और मार्टिन बर्ड्स के सहयोग से इसने भूमि व्यवस्था को एक नए सिरे से स्थापित किया ताकि टैक्स के रूप में अधिकाधिक धन कंपनी के खाते में आ सके। अफीम के लाइसेंस के बारे में भी इसने कार्य किया, मुंबई से निर्यात किया ताकि उस पर कर लिया जा सके। और न्यायिक कार्य के क्षेत्र में भी इसने कार्य यह किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 to 93 के समय से जो न्यायिक व्यवस्था चली आ रही थी, विभिन्न प्रकार के न्यायालय थे, उसके कारण बहुत सारे मामले पेंडिंग हो रहे थे। इसलिए इसने कलेक्टर को भी कुछ अधिकार न्यायिक क्षेत्र में सौंपे तथा दिल्ली और वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उस परिसीमा के लोगों के समुचित न्याय की प्राप्ति के लिए जो सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत के लिए उन्हें कलकत्ता जाना पड़ता था, उसके स्थान पर इन्होंने इलाहाबाद में अदालत की स्थापना कराई ताकि इस क्षेत्र के लोग इलाहाबाद में ही अपने प्रकरणों का निपटारा कर सके। जो योग्यता प्राप्त भारतीय थे उनको मुंसिफ के पद पर भी इसने अपॉइंट किया ताकि छोटे मोटे न्यायिक कार्य ये लोग ही निपटा सकें। साथ ही साथ जो कंपनी के गवर्नर जनरल थे उनकी नीति रियासतों के बारे में, राज्यों के बारे में, देसी राज्यों के बारे में भी की जाती है कि किसकी नीति कैसी रही। जब विलियम बेंटिक की हम बात करते हैं तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि इन्होंने भारत के देसी रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति या अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। जैसे इसके बाद के गवर्नर जनरलों में लॉर्ड डलहौजी 1848 to 56 के बारे में कहा जाता है कि उनको जैसा ही अवसर मिलता था वे रियासत के मामले में हस्तक्षेप करते थे और उसको अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत अंग्रेजी राज्य या कंपनी के राज्य में मिला देते थे। लेकिन विलियम बेंटिक के सामने ऐसे कई अवसर आए लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जिन रियासतों में अव्यवस्था बहुत ज्यादा थी, जैसे
1831 में मैसूर का मामला आया था, 1834 में कुर्ग का मामला आया था, वहां पर इन्होंने हस्तक्षेप किया। साथ ही साथ तत्कालीन समय के परिदृश्य पर जब हम विचार करते हैं तब ये कहा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने अपने समकालीन प्रमुख शासकों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए। उस समय पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह एक प्रमुख शक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनके साथ विलियम बेटिक ने मित्रता का संबंध निभाया। सिंध के अमीरों के साथ इसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए और अफगानिस्तान के अमीर के रूप में इन्होंने शाह शुजा को भी मान्यता प्रदान की। ओवरऑल लॉर्ड विलियम बेटिक के 7 वर्षीय शासनकाल का जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें कह सकते हैं कि इन्होंने समाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य किया जो भारतीय समाज पर एक कहना चाहिए कि कलंक था, सती प्रथा, उसको सख्ती के साथ मिटाने का या रोक लगाने का, बैन लगाने का कार्य विलियम बेटिक ने किया। ठगों का इन्होंने दमन किया, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया, समाचार पत्रों के प्रति ये काफी उदार रहे, शैक्षिक नींव जिसको हम कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा का, उसको इन्होंने भारत में रखा, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, न्यायिक सुधार किए और इस प्रकार इन्होंने भारतीय समाज को, प्रशासन को सुधारने का एक उल्लेखनीय कार्य किया जिसके कारण आज भी हम उनका स्मरण करते हैं। थैंक यू।